हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं। बच्चों, साथ के साथ आपने इस लेक्चर को देखने के साथ आपने अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करनी है। लाइन टू लाइन जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी आपने साथ के साथ उसको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने लास्ट क्लास में सीखा था बच्चों कि फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे हम फार्मिंग पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम जो पालमपुर विलेज के अंदर जो फार्मिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए, देन हम फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आफ्टर दैट हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्मिंग जो है वो मेन जो ऑक्यूपेशन है वहां के लोगों का वो फार्मिंग ही है। ठीक है, तो मेन जो उनका ऑक्यूपेशन है हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, फार्मिंग के बारे में, कि पालमपुर में फार्मिंग होती कैसे है। अब हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि लैंड एरिया तो पालमपुर के किसानों को फिक्स्ड मिला हुआ है, मींस फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड है उनके पास। उस लैंड के एरिया में जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन फार्मर्स ने क्या सोचा कि क्या हम सेम पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा तो ग्रो कर ही सकते होंगे। कुछ ना कुछ तरीके उन्होंने अडॉप्ट किए जिससे उन्होंने सेम पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करी। ठीक है, अब वो क्या मेथड्स थे? वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। उनके पास फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड था और उस फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे उन्होंने ज्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए क्या मेथड्स अडॉप्ट किए? फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, जो कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है बच्चों? सेम पीस ऑफ लैंड पे जब मोर देन वन क्रॉप ग्रो की जाती है उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होता है बच्चों? हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। सेम पीस ऑफ लैंड पे जब हम एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि पालमपुर विलेज के जो किसान हैं वो अपने फिक्स एरिया ऑफ लैंड पे 4 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। एक पोटैटो, ज्वार बाजरा, व्हीट एंड शुगर केन। ठीक है, हमने इन 4 क्रॉप्स के बारे में बात करी थी, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड पे जब हम ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्लियर? सेकंड मेथड जो फार्मर के द्वारा यूज किया जाता है सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। बच्चों, हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं? हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जाते थे पहले के टाइम पे। क्या होता था? ट्रेडिशनल सीड्स फार्मर यूज करते थे और साथ ही नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी नेचुरल तरीके से यूज करते थे, जैसे काऊ डंग का यूज करते थे। ठीक है, इस तरीके से नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, अब ये चीजें जब यूज की जाती थी, जब ट्रेडिशनल सीड्स पहले के टाइम पे यूज किए जाते थे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे, तो इन चीजों को यूज करने से जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसमें ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, यानी कि जब हम प्लेंटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं अपनी फसलों को ताकि हमारी फसलें ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। कोई भी आप प्लांट भी लगाते हो तो उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तभी तो वो ज्यादा ग्रो करता है। तो सेम वे से जो हम फसल लार्ज स्केल पे उगाते हैं तो उसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर तो रिक्वायर्ड होता है, उसे ही हम बोलते हैं इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि सिंचाई करना अपनी खेतों की। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले के टाइम पे ये पुरानी चीजें यूज करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे, जिससे जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती थी हमारी फसलों को वो कम होती थी, यानी कि बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता था। तो अब ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी तो वेल्स यानी कि कुओं से पानी निकाला जाता था और अपने फील्ड्स में पानी दिया जाता था, खेतों में पानी दिया जाता था, जिससे फसलें हमारी ग्रो करती थी। यानी कि
जो कुओं से पानी निकाला जाता था और फसलों को दिया जाता था वो ही हमारे लिए सफिशिएंट होता था क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब की बात करते हैं बच्चों, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब हम ट्रेडिशनल सीड्स और नेचुरल फर्टिलाइजर्स की जगह पर जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करके या फिर आर्टिफिशियल वेज का यूज करके अपनी क्रॉप की यील्ड को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपनी क्रॉप से, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने लगे, यानी कि ट्रेडिशनल सीड्स के प्लेस पर हम HYV सीड्स का यूज करने लगे, मींस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिनसे यील्ड ज्यादा होती है। और यील्ड क्या होती है कि एक ईयर में हमारे लैंड पे जितनी भी क्रॉप प्रोड्यूस होती है, जितनी भी क्रॉप ग्रो होती है, उससे जो हमें प्रोडक्शन मिलती है दैट इज यील्ड, ठीक है। यील्ड मींस आउटपुट। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं आप ट्रेडिशनल सीड्स की जगह पे। नेचुरल फर्टिलाइजर्स की जगह पर अब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसके लिए क्या होता है, ज्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है हमारे फील्ड्स में, मोर इरिगेशन रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, हमारी फसलों को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं, मींस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो इनसे हमारी क्रॉप में जो क्रॉप ग्रो तो ज्यादा जल्दी होती है, मींस हमें ज्यादा यील्ड मिलती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होना भी जरूरी है, यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। मोर इरिगेशन रिक्वायर्ड मींस वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मस्ट, ठीक है। अब वेल डेवलप्ड सिस्टम चाहिए हमें इरिगेशन के लिए, मींस प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो कुएं में से पानी निकालते हैं जो पहले सफिशिएंट होता था, क्योंकि पहले जो हम ट्रेडिशनल मोड्स यूज करते थे ना क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसके लिए ज्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी, तो कुएं से जो पानी निकालते थे खेतों में देते थे वो ही सफिशिएंट होता था इरिगेट करने के लिए क्रॉप्स को, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड है, हमारे खेतों को ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से कुएं से जो निकाला जाता है पानी वो सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। कुएं का जो पानी होता है इज नॉट सफिशिएंट, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, तो हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स का यूज करके हमें प्लेंटी ऑफ वाटर मिल जाता है, भरपूर मात्रा में खेतों को पानी मिल जाता है, जिससे हमारी क्रॉप्स जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आपको समझ आया कि किस तरीके से ट्रेडिशनल, ये है हमारे ट्रेडिशनल मोड्स, किस तरीके से ट्रेडिशनल मोड्स यूज किए जाते थे, और आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन किस तरीके से हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करके अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, अब हम इनको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, ये हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं, इन सभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को वन बाय वन यहाँ पर शो किया हुआ है, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, डैम्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उससे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ट्यूबवेल्स की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी, ठीक है। डैम्स का यूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे ट्यूबवेल्स चलते हैं, और ट्यूबवेल्स चलेंगे तो हमारे खेतों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो हमारी फसलें ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करेंगे, हाई यील्ड प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। पंप सेट्स का यूज करते हैं, कैनाल्स, जो नहरों का पानी होता है वो यूज किया जाता है। डीजल का यूज करते हैं किस लिए, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इनको चलाने के लिए। ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स से क्या करते हैं, अपने खेतों को जोता जाता है, ठीक है, मींस जुताई की जाती है, प्लॉइंग की जाती है खेतों की,
ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी का यूज किया जाता था खेतों को जोतने के लिए, लेकिन अब क्या होता है, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यूज किया जाता है, और उन ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए हमें डीजल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के पर्पज से, ताकि हमारी क्रॉप जो है वो सेम पीस ऑफ लैंड से, पहले हम कम क्वांटिटी में क्रॉप प्रोड्यूस कर पाते थे, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करके सेम पीस ऑफ लैंड से हम ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ज्यादा क्वांटिटी में हमारी फसलें अब उग पाती हैं। क्लियर। अब देखो, अब बात आती है कि जो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं, हम वन बाय वन उनके बारे में पढ़ेंगे। हाई यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हाई यील्ड हमें कैसे पॉसिबल हो पाती है, जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करेंगे। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने से ही हम हाई यील्ड ऑब्टेन कर पाते हैं, मींस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। और वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अभी आपने पढ़े, क्या यूज करते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें यूज करते हैं। पहले नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। ठीक है, जिनसे हमारी क्रॉप जो है वो ज्यादा ग्रो होती है। ठीक है, ज्यादा यील्ड हमें मिलती है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने, मतलब इन स्टेट्स के जो किसान हैं, इन स्टेट्स के किसानों ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करना स्टार्ट किया। वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। ठीक है, द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, उन्होंने क्या किया, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स सेट किए। अब ट्यूबवेल्स क्यों सेट किए, अभी हमने बात करी कि ट्रेडिशनल मेथड्स में ज्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं होती खेतों में। ठीक है, जो क्रॉप हम ग्रो करते थे, अगर हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से ग्रो कर रहे हैं तो उसमें उन क्रॉप्स को ज्यादा इरिगेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए ज्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो कुओं से पानी निकाला जाता था वो ही सफिशिएंट होता था हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होना भी जरूरी है, इसीलिए अब ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है। एंड मेक यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। ठीक है, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ये चीजें यूज की जाती हैं जो अभी हमने डिस्कस करी। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। अभी हमने बात करी कि पहले क्या होता था, बैलगाड़ी का यूज करते थे प्लोइंग के पर्पज से, खेतों की जुताई करने के लिए, लेकिन अब क्या होता है, प्लोइंग के लिए खेतों को, मतलब अपने जो फील्ड्स होते हैं उनकी प्लोइंग के लिए अब हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, जो कि डीजल से चलते हैं। ठीक है, और हार्वेस्टिंग, जिससे हार्वेस्टिंग भी मींस जो कटाई होती है वो भी फास्टर हो जाती है। कटाई के लिए भी हम अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब टोटली डिफरेंट हो गई है हमारी फार्मिंग। पहले जो फार्मिंग होती थी, अब जो फार्मिंग होती है करंटली, वो टोटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल फार्मिंग से। ठीक है, They were rewarded with high yields of wheat। ठीक है, जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करना स्टार्ट किया, यानी कि ये सभी चीजें यूज करने लगे वो फार्मिंग के पर्पज से, तो उन्हें क्या मिला, हाई यील्ड मिली वीट की। उन्होंने कंपेयर किया कि ट्रेडिशनल वेज से हमें कम क्वांटिटी में यील्ड मिलती है, लेकिन अब हमारी यील्ड ज्यादा हो गई है। ठीक है, आप भी कंपेयर कर पा रहे हो ना बच्चों कि किस तरीके से ट्रेडिशनल वेज से बहुत ही कम प्रोडक्शन होती थी एज कंपेयर टू मॉडर्न वेज। क्लियर। अब देखो पालमपुर में क्या होता है, द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज। पालमपुर विलेज में क्या होता था बच्चों, ट्रेडिशनल वेराइटीज यानी कि ट्रेडिशनल मोड से फार्मिंग की जाती थी, क्योंकि विलेज की बात कर रहे हैं हम, विलेज की स्टोरी पढ़ रहे हैं। हमने विलेज में देखा था कि वहां पर, आपने पिक्चर भी देखी थी, वहां पर एक बैलगाड़ी है जो कि खेतों की प्लॉइंग करती है। ठीक है, फील्ड्स की प्लॉइंग के लिए बैलगाड़ी का यूज करते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल वेराइटीज, ट्रेडिशनल मोड्स का यूज किया जाता है जिसके अंदर ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते हैं एंड जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं
वो यूज किए जाते थे। फर्टिलाइजर्स मीन्स वो सारी चीजें जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करती हैं, ठीक है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे और ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते थे पालमपुर विलेज में फार्मिंग के पर्पज से, ठीक है। जिससे जो हमारा आउटपुट था, हमारी यील्ड थी, वो कितनी होती थी बच्चों? यील्ड और वी कैन से आउटपुट, ठीक है। हमें उस सेम पीस ऑफ लैंड से कितना आउटपुट मिलता था जब हम ट्रेडिशनल मोड्स को यूज करके फार्मिंग करते थे? 1300 kg पर हेक्टेयर, 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारी जो यील्ड है या फिर आउटपुट है वो हमें जनरेट हो पाता था जब हम ट्रेडिशनल मोड्स का यूज करके फार्मिंग करते थे। और वो कहाँ पर होती है? पालमपुर विलेज के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जब हम यूज करते हैं, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज कर रहे हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? जो यील्ड थी यानी कि जो हमारा आउटपुट था वो कहां तक इंक्रीज हो गया? 3200 kg पर हेक्टेयर। देखो बच्चों कितना डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो कि ट्रेडिशनल मोड्स का यूज करते हैं जब हम फार्मिंग के लिए तो उससे हमारा आउटपुट कम होता है, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने से हमारा आउटपुट ज्यादा होता है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं फार्मिंग के पर्पज से, ठीक है। तो जो पालमपुर विलेज में ट्रेडिशनल वेज को यूज करते थे, ट्रेडिशनल मोड्स का यूज करते थे फार्मिंग के लिए, उससे हमारी जो आउटपुट निकला, जो हमारी यील्ड है दैट इज 1300 kg पर हेक्टेयर। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड से जो हमारी यील्ड है दैट इज 3200 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। समझ में आया? देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। व्हीट की प्रोडक्शन में आप खुद देख पा रहे हो, व्हीट की प्रोडक्शन करने के लिए हमने ट्रेडिशनल मोड्स का यूज किया था, जिसकी वजह से हमारे जो यील्ड थी वो बहुत ही कम थी। मॉडर्न फार्मिंग से हमारी यील्ड इंक्रीज हो गई, तो यानी कि हमने देखा कि लार्ज इंक्रीज हुआ इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। व्हीट की प्रोडक्शन में लार्ज इंक्रीज हुआ, किस वजह से? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने की वजह से, ठीक है। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। देखो पहले हमने लास्ट क्लास में बात करी थी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि पालमपुर विलेज के अंदर जो व्हीट प्रोड्यूस होता है ना, व्हीट प्रोड्यूस होता है उसमें से जो अपनी कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, विलेज के लोगों के कंजम्पशन के लिए जितना व्हीट रिक्वायर्ड होता है वो तो हम अलग कर लेते हैं, अपने कंजम्पशन के पर्पज से अलग करा जाता है उसे। और जो रिमेनिंग व्हीट होता है ना, रिमेनिंग यानी कि जो सरप्लस व्हीट होता है, कंजम्पशन के बाद जितना भी एक्स्ट्रा व्हीट बच जाता है उसको हम सेल कर देते थे। कहाँ पर? रायगंज के मार्केट में, ठीक है। सरप्लस व्हीट को सेल कर दिया जाता था रायगंज के मार्केट में। अब देखो अगर व्हीट की प्रोडक्शन कम होगी तो कंजम्पशन के लिए ज्यादा पार्ट निकल जाएगा, जो सरप्लस है वो कम बचेगा, यानी कि कम व्हीट को सेल कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इनकम कम होगी। लेकिन जब व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करेंगे। देखो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ बच्चों। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमने यूज करे, ठीक है, जिससे क्या हुआ? व्हीट प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होने लगी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मोड्स, ठीक है। व्हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कंजम्पशन के लिए हमने अलग कर लिया। कंजम्पशन के लिए अलग करने के बाद जो रिमेनिंग सरप्लस व्हीट है वो भी ज्यादा बचेगा। कम व्हीट प्रोड्यूस होगा तो कंजम्पशन के लिए अलग रखने के बाद कम ही बचेगा, जिसको हम सेल करेंगे और हमारी इनकम भी कम ही होगी। अब हमने ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करके, ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस हुआ तो कंजम्पशन के लिए हमने अलग कर लिया, तो जो रिमेनिंग सरप्लस व्हीट बचेगा, जो एक्स्ट्रा व्हीट बच गया कंजम्पशन के बाद का, वो भी ज्यादा बचेगा। अब ये ज्यादा बचेगा तो यानी कि ज्यादा व्हीट सेल कर पाएंगे मार्केट में, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होगी तो वहां के फार्मर्स की जो इनकम है, प्रॉफिट्स हैं, वो बढ़ जाएंगे, उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो किसानों के लिए बेनिफिशियल होते हैं,
ठीक है। समझ में आया? फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। इन मेथड्स को यूज करके फार्मर्स के पास जो सरप्लस वीट है वो भी ज्यादा बचता है, जिसकी वजह से सेल ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है बच्चों? अब तक आपने दो मेथड्स पढ़े कि सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा ग्रो करने के लिए फार्मर्स दो मेथड्स को यूज करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब पहली बात की मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग मींस सेम पीस ऑफ लैंड पे जब हम एक से ज्यादा एटलीस्ट 2 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जब हम सेम पीस ऑफ लैंड पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग एज द नेम सजेस्ट कि एक क्रॉप को ग्रो नहीं कर रहे, मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड पे एटलीस्ट 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकेंड इज, अब जैसे आपने पालमपुर विलेज का भी देखा था ना, वहां के फार्मर्स क्या करते हैं, उनका लैंड एरिया फिक्स्ड था लेकिन वो वहां पर अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, वीट भी ग्रो कर रहे थे, पोटैटो भी ग्रो कर रहे थे, देन शुगर केन भी ग्रो कर रहे हैं, देन सरप्लस जो बचता था उसको सेल भी करते थे, जिससे इनकम जनरेट होती थी उनकी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा, जब हम ट्रेडिशनल मोड्स की बजाय, यानी कि ट्रेडिशनल सीड्स और नेचुरल फर्टिलाइजर्स की बजाय जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और आर्टिफिशियल फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मींस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करना। ठीक है, प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स का यूज करना, ये सभी क्या है? ये सभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ही तो है। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मींस ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में जब हम मॉडर्न वेज को यूज करके फार्मिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसमें ये सभी चीजें आती हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया इस टॉपिक को। ठीक है, तो यानी कि इनमें क्या डिफरेंस है कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग होती है उसमें एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अलग है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में अलग अलग नए नए तरीके यूज किए जाते हैं, जिससे हमारी यील्ड जो है, जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उससे जो यील्ड मिलती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग टेबल। नेक्स्ट स्लाइड पे एक टेबल है बच्चों, देखो ये टेबल है, शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस। एक टेबल आपको गिवन है, इस टेबल के अंदर आपको पल्सेस की प्रोडक्शन यानी कि दालों की प्रोडक्शन गिवन है एंड व्हीट की प्रोडक्शन गिवन है। ठीक है, अलग अलग ईयर्स में जो व्हीट और पल्सेस की प्रोडक्शन हुई इंडिया में, उसका सारा डाटा गिवन है आपको। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन, मिलियन टन की यूनिट्स में आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो व्हीट और पल्सेस की प्रोडक्शन है उसका डाटा गिवन है। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन मींस जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने लगे। ठीक है, तभी से ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ। ये जो टेबल गिवन है बच्चों आपको, इसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्राफ शो किया था, उसी तरीके से आपने इस टेबल से ग्राफ को प्रिपेयर करना है। ग्राफ प्रिपेयर करने से बच्चों आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स, क्या दोनों क्रॉप्स की जो यील्ड है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने से इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स जहां पर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को यूज करते थे। ठीक है, तो आपने ये एनालाइज करना है कि जो ये टेबल शो है, इस टेबल से आपने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ से आप ये एनालाइज करोगे कि क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का जो इफेक्ट है वो दोनों क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो दोनों क्रॉप्स के लिए सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स
ठीक है। अब अगर जो क्रॉप की प्रोडक्शन है यानी कि जो यील्ड है अगर वो इंक्रीज शो हो रही है तो यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, आप दोनों क्रॉप्स का, व्हीट का भी और पल्सेस का भी, दोनों को आप कंपेयर करोगे कि क्या दोनों पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेसफुल इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, ये टेबल आप प्रिपेयर करके आओगे बच्चों, फिर टेबल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये टेबल आपने प्रिपेयर कर रखी है, इस टेबल से आपने ग्राफ प्रिपेयर करना है, उस ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उस ग्राफ का क्या रिजल्ट है, वो ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, क्या दोनों व्हीट और पल्सेस की दोनों की प्रोडक्शन पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका सक्सेसफुल इफेक्ट है या नहीं, यानी कि दोनों क्रॉप्स के लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब तो आप समझ गए होगे ना बच्चों अब तक कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर्स यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जो फार्मर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब बच्चों वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमने पढ़ा था जब आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था कि पालमपुर विलेज के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन के लिए बेसिकली 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड है। 1 is land, 2nd is labor, 3rd is physical capital and 4th is human capital। बच्चों जब हमने फिजिकल कैपिटल को डिस्कस किया था, फिजिकल कैपिटल में हमने क्या पढ़ा था, 2 टाइप की होती हैं, 1 is fixed capital and 2nd is working capital। ठीक है, फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी कैपिटल यानी कि ऐसा अमाउंट जो कि हम फिक्स्ड चीजों में लगा रहे हैं। जब हम अपनी कैपिटल को, अपने अमाउंट को, अपने पैसे को फिक्स्ड चीजों में लगाते हैं यानी कि ऐसी चीजें परचेज करने के लिए लगाते हैं जिनको हम नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे, जिनको सेल करने से हमारा वो लगाया हुआ पैसा जल्दी से रिकवर नहीं होगा, यानी कि एक बार उन चीजों को परचेज करने से उसमें हमारा पैसा फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे कि आप बिल्डिंग परचेज करते हो या मशीन परचेज करते हो प्रोडक्शन के लिए, तो क्या आप नियर फ्यूचर में उसको सेल कर देते हो और पैसा रिकवर कर लेते हो जिस पैसे से आपने मशीन परचेज करी थी? नहीं ना, उस मशीन को एक बार परचेज करते हो, उसमें पैसा फिक्स कर देते हो और लंबे टाइम तक उस मशीन को यूज करते हो, यानी कि नियर फ्यूचर में उसको सेल करके आपका पैसा, जो आपने पैसा लगाया था उसको परचेज करने में, वो पैसा नियर फ्यूचर में रिकवर नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि आपने बिल्डिंग परचेज कर ली या फिर आपने मशीन परचेज कर ली। ठीक है, तो इनमें लगाया गया पैसा क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड बात आती है वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बच्चों, हमारे बिजनेस में, बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट होती है मनी की, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डेली बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कवर करने के लिए, उन सभी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। यानी कि ये बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए जो पैसा चाहिए, हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगाते हैं बिजनेस की बिल्डिंग परचेज करने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए, ठीक है, टूल्स इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए, उसमें तो पैसा लगा दिया, फिक्स हो गया। लेकिन बिजनेस में हमें डे टू डे बेसिस पे भी तो पैसा चाहिए ना, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए। तो जो डे टू डे बेसिस पे पैसा चाहिए होता है, डे टू डे मनी रिक्वायरमेंट जो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अब यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर्स यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जो फार्मर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायर्ड होती है। अब उन्हें वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी हमारे वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है ना बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उससे प्रोडक्शन करके जल्दी से जल्दी हम उसको सेल कर देते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल में लगाया गया पैसा मींस जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो हम किसी चीज में लगाते हैं, वो हमें जल्दी से रिकवर भी हो जाती है। ठीक है, फिक्स कैपिटल तो हमें रिकवर नहीं होती, लेकिन वर्किंग कैपिटल हम जिस भी चीज में लगाते हैं वो हमें रिकवर हो जाती है जल्दी से। ठीक है, तो जैसे कि वर्किंग कैपिटल किस किस चीज के लिए चाहिए फार्मर्स को, रॉ मटेरियल के लिए, और बिजनेस की जो फार्मिंग एक्टिविटीज वो कर रहे हैं
उन फार्मिंग एक्टिविटीज की डेली रिक्वायरमेंट, डेली जो मनी रिक्वायर्ड होगी उनमें उनको मीट करने के लिए, एक तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, जो भी फार्मिंग के पर्पज से जो वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो उनको परचेज करने के लिए एक तो वो सभी चीजें रॉ मटेरियल होगी, तो एक तो वो रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड सेकंड बिजनेस की डेली रिक्वायरमेंट, डेली मनी से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करने के लिए, यानी कि फार्मिंग करने के लिए जब डेली पैसा रिक्वायर्ड होता है, वो डेली पैसा जो हमें चाहिए उसको हम कहाँ से मीट करेंगे, हमें जो वर्किंग कैपिटल मिली हुई है, यानी कि जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है उसी से ही हम फार्मिंग करते हुए अपनी डेली मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो फार्मर्स को जो वर्किंग कैपिटल है वो इन दो चीजों के लिए चाहिए होती है, ठीक है। एक तो फार्मिंग से रिलेटेड रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, जिनमें हमने फर्टिलाइजर्स और सीड्स वगैरह काउंट किए, ठीक है, एंड सेकंड जो फार्मिंग करते हुए डेली मनी की रिक्वायरमेंट होगी उसको मीट करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन, आंसर क्लियर है आपको। सेकंड देखो, ये लास्ट है बच्चों, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। वो कह रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स किसान यूज कर रहे हैं, फार्मर्स यूज कर रहे हैं अब करंटली, उनमें ज्यादा कैश रिक्वायर्ड है। वो ये पूछ रहा है कि उनमें ज्यादा कैश रिक्वायर्ड है, लेकिन क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई? क्योंकि देखो, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि फार्मर्स जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, वो उनके पास रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं, उनको खरीदना नहीं पड़ता, तो उन्हें कोई कैश रिक्वायर्ड नहीं होता, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड होता है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अगर यील्ड ज्यादा चाहिए तो हमें उनमें पैसा भी लगाना पड़ता है, हमें उन्हें परचेज करने के लिए मनी भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं जो हमने अभी बात करी, जैसे कि हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, HYV सीड्स लेते हैं, ये सभी चीजें ऐसे ही बिना कैश के तो हमें अवेलेबल नहीं हो सकती ना। ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे उनमें सीड्स और फर्टिलाइजर्स जो थे वो रेडिली अवेलेबल थे, क्योंकि वो नेचुरल चीजें यूज करते थे उसमें हम, ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग में। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में हम ये इम्प्रूव्ड टेक्निक्स का यूज करते हैं फार्मिंग के पर्पज से, जिसकी वजह से ये सारी चीजों को परचेज करने के लिए हमें मोर कैश रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं उनमें जो भी चीजें यूज की जाती हैं, जो भी सीड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो सारे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इसीलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने में किसानों को ज्यादा कैश चाहिए होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है, उसका आंसर भी क्लियर है बच्चों आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, आपने इस टेबल के बेसिस पे ग्राफ बना के आना है, एंड देन इस ग्राफ को, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अब तक जो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स पढ़े, ये आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ना पालमपुर विलेज की स्टोरी? इससे आप क्या सीख रहे हो, 1 by 1 इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। आप ये सीख रहे हो कि विलेजेस के अंदर पहले कैसे फार्मिंग होती थी, अब कैसे फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। कंपेयर कर पा रहे हो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं स्टोरी से। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।